अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। इंतकाम नहीं, खिदमत। जमातों, इदारों और रियासती सुतूनों को मिलकर काम करना होगा। ज़ख्मों को ना छेड़ो, आंसुओं का तूफान आ जाएगा। ये क्रक्स है उस तकरीर का जो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 4 साल खुद साख्ता जिलावतनी काटने के बाद पाकिस्तान वापस आकर मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में की। नाज़रीन, इस तकरीर को अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो यूँ महसूस होता है कि नवाज शरीफ साहब माजी की ज़्यादतियों की याद और एहतसाब की ख्वाहिशात अपने सीने में दफना चुके हैं और उनकी तकरीर बड़ी फॉरवर्ड लुकिंग थी, फ्यूचरिस्टिक थी। मौजूदा हालात क्या हैं, उसका ज़िम्मेदार कौन है, आगे क्या करना है, कैसे करना है, ये प्राइमरी फोकस था नवाज शरीफ की तकरीर का। अब उनकी तकरीर मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता करती है। सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से पहली अहम बात तो उन्होंने ये की कि जी मेरे दिल में इंतकाम की कोई तमन्ना नहीं है, मैं सिर्फ कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। फिर ज़ाहिर है बयानिए पर सवालात थे कि नून लीग जब आएगी, नवाज शरीफ जब आएंगे तो नून लीग क्या बयानिया बनाएगी। तो उन्होंने अपना बयानिया ये कहकर प्रेजेंट किया कि हमारा बयानिया पूछना है तो हमारी अखलाकियात से पूछो, रियासत के सुतूनों को आइन के मुताबिक मिलकर काम करना होगा, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। इस बात पर उन्होंने खासा स्ट्रेस दिया। फिर उन्होंने मईशत की बात की, 2017 की सूरत हाल से वो कंपेयर करते रहे और वो ये ज़रूर बताते रहे कि नवाज शरीफ ने क्या कुछ किया मईशत की बेहतरी के लिए, मगर 2022 में उनके अपने भाई शहबाज शरीफ की प्राइम मिनिस्टरशिप में इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या थे, इस पर वो खामोश थे। फिर आगे के लिए भी उन्होंने ये कहा कि जी बरामदात बढ़ानी है, ज़राअत की इनकलाबी इस्लाहात करनी है, हमने पाकिस्तान को IT पावर बनाना है, हमने पहले भी ये किया और अब भी करके दिखाएंगे। फिर मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी उन्होंने अहम बात की कि हमसायों के साथ लड़ाई करके और दुनिया के साथ ताल्लुकात ख़राब करके हम तरक्की नहीं कर सकते, हमें सबके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना होंगे। तो उनकी तकरीर की टोन से क्या अंदाज़ा होता है, जो नौ निकाती एजेंडा उन्होंने पेश किया वो पाकिस्तान को मौजूदा चैलेंजेस से निपटने में कितना मुआवन साबित होगा। फिर उनकी वापसी का पाकिस्तान की और उनकी अपनी जमात नून लीग की सियासत पर इम्पैक्ट क्या होगा, क्या नवाज शरीफ का सियासत में नया जन्म देरपा साबित होगा। इन्हीं पहलुओं पर बात करेंगे आज के शो में। हमें ज्वाइन करें सीनियर राव खालिद साहब, नजमू साकिब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से, जबकि MD ताहिर जर्राल भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। राव खालिद साहब, सबसे पहले तो ये कि आपके ख्याल में कल की जो तकरीर थी उसकी टोन के हिसाब से आप क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि मुज़ाहमती बयानिया से किनारा कुशी इख्तियार कर ली है नवाज शरीफ साहब ने और मुफाहमती बयानिया गालिब आया। फिर इवेंट कितना कामयाब था कल का नून लीग के लिए? मियां नवाज शरीफ की वापसी इटसेल्फ एक बड़ा इवेंट था। बाकी जलसे जुलूस के हवाले से दावे होते रहते हैं, बहुत कामयाब कहा जा रहा है, कुछ हल्कों की तरफ से कुछ गिनती कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। ज़ाहिर अपने अपने पॉलिटिकल इंक्लिनेशन की वजह से लोग कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छा शो उन्होंने किया कल और काफ़ी कह लें कि भरपूर तरीके से उनके वर्कर्स की शिरकत थी। पूरे पाकिस्तान से, गिलगित बल्तिस्तान से, कश्मीर से लोग आए हुए थे। तो उसको मैं तो इस हक में नहीं हूँ, पॉलिटिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, उसको चैलेंज नहीं करना चाहिए और ये एक्टिविटी होती रहे, चलती रहे तो लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ती चली जाती है। लोग घर में नहीं फिर बैठते, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो माहौल बनता जाता है जिसमें सियासी कह लें कि गर्मा गर्मी भी आती है, सियासी एक्टिविटी भी होती है, सारी चीज़ें। जहाँ तक मियाँ साहब के आने से कोई नया बाब या कोई ऐसी कोई नई चीज़ होगी, वो मेरा ख्याल है कोई अभी तो सियासत शुरू नहीं कर रहे कि हम कहें कोई नया काम हो रहा है। वो अरसा दराज से सियासत कर रहे हैं और यही उनकी हमेशा से सियासत रही है। ना उन्होंने कोई नई जमात तश्कील दी है इस्तेकाम पाकिस्तान की तरह कि हम कहें नई जमात आ गई है तो अब कोई मियाँ साहब नया बाब उसमें करेंगे। मियाँ साहब की सियासत जो है और PMLN की सियासत खास तकरीर का थोड़ा सा तजिया करें ना कि तकरीर से क्या पता चल रहा? जी उसी हवाले से मैं कह रहा हूँ कि कुछ नया अगर होता तो वो समझ आता, नज़र आता और अखबारात की सुर्खियाँ भी वैसी होती। उन्होंने एक इंतकाम की बात की, इंतकाम नहीं लूँगा, उस हवाले से मेरा ज़ाती तजर्बा है कि जब आदमी वो उनकी जो शख्सियत रही है उसके बारे में जो जनरल एनालिसिस है वो बहुत विंडिक्टिव रहे हैं अपने रवैये में हमेशा से। चाहे फैमिली का मसला हो, चाहे सियासी मुखालफिन का मसला हो, चाहे उनके मोहसिनों का मसला हो। इस उम्र में आदतें तब्दील करना इतना आसान नहीं होता। फिर जब आप इतने बकौल उनके खुद इतने मजालिम का शिकार रहे हों
उनकी बेटी रही हो, उनके अहलिया इंतकाल फरमा जाए बैरून मुल्क, जब वो जेल में हो, उनको पेरोल पे जाके जनाजा अटेंड करना पड़े। तो ये ऐसे जुल्म और दुख जिसने सहे हों, उसके अंदर से वो इंतकाम निकालना, वो उसको काबू कर लें, इस उम्र में अपना कर सकते हैं, वो एक बड़ी कामयाबी होगी। वो मैं समझूंगा एक नया काम होगा और बड़ी हिम्मत होगी उनकी। लेकिन जो मिजाजन वो रहे हैं, वो हमेशा से, आसिफ जरदारी साहब से पूछ लें कि वो मुंतकिल मिजाज हैं कि नहीं। और बहुत से लोग हैं, मैं एक एक का नाम, सलमान तासीर शहीद, जिनको चूना मंडी थाने में, जब अपोजिशन लीडर थे पंजाब में 97 में 98 में, उनको चूना मंडी थाने में जिस तरह से तशद्दुद किया गया, उल्टा लटका के पंखे के साथ उनको स्ट्रिप करके, और उसके बाद वो तस्वीरें मंगवाई गई ख़ास तौर पे। तो ये एक माइंडसेट तो रहा है। मुझे बड़ी खुशी होगी और मैं चाहूँगा कि ये चीज़ें ख़त्म हो हमारी सियासत से, एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो इंतकाम है वो ख़त्म हो, अवाम के लिए सोचा जाए, अवाम के लिए बेहतरी की जाए। और मियाँ साहब अगर वो उस पर करना चाहते हैं तो बिल्कुल बड़ी खुशाइंद बात होगी। और उसका पता चलेगा जब इंतखाबात होंगे और उसके बाद फिर आगे अगर वो इक़्तिदार में आते हैं। तो सरे दस्तो जो सूरत हाल है, लोगों को अपनी अपनी पड़ी है, कौन से इलेक्शन और कौन सा वज़ीर आज़म, ये तो मुझे कोई इतना लगता नहीं कि इस किस्म की चीज़ें होंगी। ज़्यादातर तो लोगों का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, उनके अपने बेचारों के मसाइल इतने ज़्यादा हो चुके हैं। तो जो उनकी बातें ठीक हैं, वो अभी अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकते। अमली तौर पर वो क्या कर सकते हैं? उनकी पार्टी जिस मसाइल का शिकार है, मुस्लिम लीग नून के लिए ये एक नया बाब है कि उसके अंदर उसके बहुत लॉयलिस्ट शाहिद खाकान अब्बासी जैसे हैं, चौधरी निसार पहले चले गए, वो आवाज़ उठा रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। वो उनके लिए चैलेंज होगा। वो किस तरह से उस अपनी पार्टी को मुत्तहिद करते हैं, इकट्ठा करते हैं और उसको लेके चलते हैं, और किस तरह से अपनी जो एक जो वोटर बेस उनकी, कल भी हमने बात की जीटी रोड की जो वोटर बेस थी, वो जिस तरह डिस्टर्ब हुई है, उसको किस तरह से वो दोबारा से यूनाइट करते हैं, इकट्ठा करते हैं और वापस जो है वो उनके अपने वोटर तो मेरे ख्याल से उसी तरह से हैं, लेकिन जो नया वोटर है उसको वो किस तरह से उसके साथ जोड़ते हैं और किस किस्म के एजेंडे और बयानिए के साथ उनको इकट्ठा करते हैं। इस तकरीर में तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि कोई वोटर अट्रैक्ट हो नए उनकी तरफ। जी ठीक हो गया। नजमा साकिब साहब, आपको क्या लगता है, पहले तो कल के इवेंट के बारे में भी बताइएगा कि कैसे ऑप्टिक्स थे, फिर दूसरा ये कि जो बयानिया दिया गया, जो टोन थी नवाज शरीफ की, आपको लगता है कि उनके बयानिए में शहबाज शरीफ के बयानिए की झलक नज़र आई कि मिलकर चलना है, इंतकाम नहीं लेना? खुद तो वो ऐसी बातें नहीं करते थे पहले। रामीन, उसमें ठीक है, आदमी को जब्त करना पड़ता है जब उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम हो रहा हो, या मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसको अपनी शख्सियत, अपनी नेचर, अपनी फितरत के ख़िलाफ़ बात करनी हो, तो वो चेहरे से भी अयां होता है और पता भी चल जाता है, और वो बिल्कुल ज़ाहिर था। देखिए, बहुत बड़े लीडर हैं नवाज शरीफ साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है। 3 दफ़ा अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो और फिर क्या रह जाता है। बाकी ये कि वो कहते हैं कि द मोर यू चेंज द मोर यू रिमेन द सेम। हमने तो यही देखा है कि जितना भी चेंज करने की कोशिश करेंगे, चाहे अपनी शख्सियत को या चाहे आपके सियासी और जो हालात इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान में, अब मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म नई नहीं है। ये फिल्म पुरानी है, कुछ प्रिंट नए लग रहे हैं। वो होता है ना फिल्म फलानी नए प्रिंटों के साथ, तो उसमें ये कुछ शर्तिया नए प्रिंट से हैं जो कि हमारे सामने कल आए हैं। अब इसमें ये है कि इसका क्या होगा। मुझे तो ऐसे लगा जिस तरह के नया बाब तो नहीं था, आप उसको नया बाब इसलिए नहीं कह सकते कि नवाज शरीफ साहब को तो बड़ा अरसा हो गया, उनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसको बड़ा अरसा हो गया, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म भी रहे, तो नया बाब तो कोई नहीं खुला। सिर्फ ये हुआ है कि एक पुराने बाब को नए तरीके से पेश करने की कोशिश की गई है, जो कि मुझे लगता है चूंकि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो मैदान में नहीं हैं, हमें कुछ समझ नहीं आई कि ये कैसा मैदान था जिसमें सिर्फ एक पार्टी के एक लीडर जो हैं कुछ इमोशनल, यानी बहुत ज़्यादा जज्बाती किस्म के सीन्स। बाबा, आपने गले मिलना है तो आप एयरपोर्ट पे मिलें, आप घर पे मिलें,
ये कोई ऐसी तो बात नहीं है कि कोई ख़ानदान का कोई आदमी है जो कि पता नहीं कितनी जेल काट के तो आया है। अब वो जो ऑप्टिक्स थे उनको बड़े अच्छे तरीके से यूज़ किया गया, मुस्लिम लीग ने बड़ा अच्छा यूज़ किया, और उसमें कुछ सीन्स ऐसे हैं जिनसे कि हमारे यहाँ के जो अवाम हैं उनको बड़ा होता है कि देखें जी बेटी मिल रही है बाप से, या भाई देखें बोल रहा है। अब एक और चीज़ थी कि जब मैंने एक सीन देखा जिसमें के 4 लोग खड़े हैं, वो एक ही फैमिली के हैं। हाँ, मैं भी कहने जा रही थी, उसमें बड़ा भाई है, छोटा भाई है, बिटिया रानी है और एक भतीजा है। सारे एक ही फैमिली के, मौरूसियत का बड़ा अहम उनसर है जो नजर आ रहा है। तो इतने भी अच्छे सीन्स थे। मैं वही उसी की तरफ आ रहा था कि मुझे ये समझ आई कि ये जो कुछ भी है को फैमिली इवेंट टाइप चीज लग रही है मुझे, जिसमें ये है कि बाकी सारे लोग, हत्ता के ख्वाजा आसिफ भी को उनको भी हटा दिया गया, वहां पे बड़े बड़े और जय्यद किस्म के लोग थे, साद रफीक साहब मौजूद थे। लेकिन वो जो सीन था ना जो कि 4 का था, उसने मुझे ये बताया कि ये जो मुस्लिम लीग नून है ये वही है जो पहले थी, ये वही आज भी है, और ये इसी फैमिली के अंदर अंदर ही सारे मामलात रहेंगे। अब ये है कि उम्मीदें वाबस्ता जो की हैं वो हमारे पास चारा मुझे बताएं और क्या है। मेरे पास और अवाम के पास इस वक्त चारा क्या है, सिर्फ ये हमने देखना है कि ये जो कुछ भी हो रहा है उनसे उम्मीदें ही वाबस्ता करनी है। ये कहना कि जी नई हुकूमत बनेगी, इलेक्शन होंगे, उसके बाद एकदम से दूध की नहरें होंगी और शहद की जो है वो नहरें बहेंगी और अवाम में जो है पर कैपिटा इनकम इतनी हो जाएगी, ये मेरा ख्याल खाम ख्याली है। इस वक्त जो उनको अंदरूनी तौर पे मसाइल हैं, तकरीर से जो बातें जाहिर हुई वो तो हम सब ने मिलके देख लिया। जो उनके अंदरूनी मसाइल हैं वो पहले उन्होंने वो हल करने, और अभी 24 तारीख में 2 दिन बाकी हैं। वो जो केसेस थे उससे अभी पूरी तरह से नबर्द आजमा नहीं हो सके, ये खासतौर पे पनामा वाला जो है। तो अगर आप इसको आप सम अप करेंगी तो मुझे ये लगेगा कि एक एंट्री होनी थी वो हो गई। देखिए ना कितने अरसे से हम कह रहे थे वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड उनको मिल गई। अब देखना ये है कि क्या वाकई इलेक्शन टाइम पे होते हैं और क्या वाकई इनकी पार्टी जीतती है कि नहीं। एक चीज बड़ी जरूरी है यहां पे समझनी, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे सारा कुछ छोड़ दिया। मुझे ये बात बड़ी अचंभे की लगी कि जी जो इलेक्शन कमीशन कहेगा, डेट रखेगा, जो करेगा मुझे मंजूर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि उनको किसी तरीके से ये पता है कि तारीख का तयन करना उनके हाथ में नहीं है। शायद सारा कुछ पहले से तय हो चुका है और एक ग्रैंड अंडरस्टैंडिंग जो हमें नजर आ रही है पिछले कुछ 4 हफ्तों से, उसमें उनको पता है कि उनको खेलने का तो मौका मिला है लेकिन खुल खेलने का नहीं मिला, और उन्होंने उसी चीज को, जिसको के उनके हमायती या हवारी ये कहेंगे कि जी ये मसलहत अंदेशी है, वो जो जबरदस्ती वाला एलिमेंट है, इकराह वाला, वो उन कहेंगे जी मसलहत अंदेशी है। इस वक्त जो है वक्त का तकाजा ये है कि जो हुक्म सादर हो रहा है उसको मिनोअन तस्लीम किया जाए, आगे बढ़ा जाए, और क्या किया जाए, इलेक्शन जीते जाए, प्राइम मिनिस्टर बना जाए। मुझे कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा, मुझे कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा, एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि अवाम कहां पे है आपकी इस तकरीर में। अवाम के बारे में मुझे अच्छा लगता कि अगर उनकी स्टेज पे आम लाहौर के लाहौरी आते और वो जो इतनी दूर से आए हुए थे उनके साथ जाते, उनके साथ मिलते, लेकिन हमने क्या देखा, वही खानदान है, वही ढाक के 3 पात हैं। ये बड़े अहम आपने निशानदेही की है और ये बात बिल्कुल सही नज़र भी है। ऑप्टिक्स के लिए इतनी अच्छी भी नहीं होती ज़ाहिर है इस मॉडर्न एज में। एमडी साहब, आपको कैसी लगी कल की तकरीर नवाज शरीफ साहब की, और ये जो बदला ना लेने की जो ख्वाहिश है, ये कितनी, अब हम इसको कह सकते हैं पॉजिटिव भी है, क्योंकि ज़ाहिर है पीटीआई का जब दौर था तो इस पर यह तनकीद की जाती थी कि फोकस गवर्नेंस से ज़्यादा पकड़ धक्कड़ पर है, करप्शन के केसेस में है, किसी को नहीं छोड़ूंगा, इस तरह के नारे लगते थे। क्या कैसे देख रहे हैं आप? देखें जी, कल का जो इवेंट था मीनार पाकिस्तान में, वो तो मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा पावर शो था। उसमें लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे। और दूसरी बात ये थी कि मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी जो है, ये उस हवाले से, जैसे खालिद साहब ने भी कहा है, कि एक बहुत बड़ा इवेंट था कि कुछ चीजें ऐसी थी जो शायद आज से 1 माह 2 माह पहले जो है ना वो और तरह से चल रही थी। तो अभी 21 अक्टूबर को उनकी पाकिस्तान में वापसी और उसके बाद मीनार पाकिस्तान में एक बड़ा पावर शो जो है, आपने वोटर्स को मुतहर्रिक करना, आपने लोगों को एक मैसेज देना, तो इसमें नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की है उसमें इंतकाम की जो बात है, मैं तो समझता हूँ ये बहुत खुशाइंद है
क्योंकि 3 दफा नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, ये और पंजाब के वज़ीर आला भी रह चुके हैं। जो हालात माजी में हुए, यकीनी तौर पर उन्होंने ये कहा है कि मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, मैं अपने दुखों को नहीं छेड़ना चाहता, और चूंकि इसके हवाले से उन्होंने वहाँ इशार भी पढ़े, तो मैं समझता हूँ कि इस पे हमें ये जो है ना तवक्को रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला के फजल करम से हमें अब बार बार जो है ना वो इंतकाम की सियासत में और मुआज़राई की सियासत में हमें क्या फायदा हासिल हुए हैं। मैं तो सच्ची बात है कि मैंने भी एक तालिब इल्म की हैसियत से जो कुछ देखा है, सुना है, उसमें नुकसान ही हुआ है। और आज कौम जिस हालत में है, उस हालत से कौम को निकालने के लिए मिसाक जमहूरियत की जरूरत है, वफामत की जरूरत है, और इंतकाम की बजाय तरक्की की तरफ जाने की जरूरत है। और ये मैसेज नवाज शरीफ साहब ने अपने तकरीर में जो निकात पेश किए हैं तकरीर में, उसके हवाले से भी मैं समझता हूँ, मैं तो तवक्को करता हूँ कि इंशाल्लाह मुल्क के हालात बेहतर होंगे। और ये अभी वो कोई उनके पास अलादीन का चिराग नहीं है कि फौरी तौर पे 21 अक्टूबर को वो लाहौर मीनार पाकिस्तान में आके खिताब करेंगे, अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और अपनी बात करेंगे, और उसके बाद जो है ना वो अगले महीने तक पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन हमें इसके ऊपर ना उम्मीद के साथ आगे बढ़ना है। और जिस तरह ये मौजूदा केयर टेकर सेटअप है, उसमें सपा सालार की जो मुल्क के लिए खिदमात हैं, और इसके अलावा जो नवाज शरीफ साहब को अभी मौका मिला है, तो इससे तवक्को ये की जानी चाहिए। जो अभी माजी के जो किस्से हैं, अगर हम वो छेड़ेंगे कि फलां ने फलां के साथ ये किया, फलां ने फलां के साथ ये किया, तो उस तरह से तो मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो हैं ये पाकिस्तान के अंदर यकीनी तौर पर अल्लाह ताला ने उनको इक़्तिदार की जो मनाजिल हैं वहां तक भी, अवामों तक भी पहुंचाया है, लेकिन उनके जख्म जो हैं वो गहरे हैं। अब ज़ाहिर अगर हम जख्मों का हिसाब करना शुरू करें तो फिर तो हालात पाकिस्तान के बेहतर नहीं होंगे, और पाकिस्तान इस वक्त जो है वो इंतकाम की सियासत का मुतामल ही नहीं हो सकता। इसमें कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का कोई भी लीडर हो, सबको चाहिए कि जिस तरह सब पार्टियां, अभी उन्होंने अपनी तकरीर में ये भी बात की है कि मेरी ख्वाहिश है कि हम तमाम जमातें जो है वो मिलके एक मिसाक जमहूरियत करें, और उसके ऊपर मुल्क को, अदारों को एक साथ रख के, अदारे और मुल्क, जब मुल्क के जो लीडर हैं उनके हवाले से उन्होंने बात की है कि जब अदारे और मुल्क के जो लीडर हैं वो एक पेज पे होंगे आपस में, वो तरक्की का अमल तब जाके पाकिस्तान के लिए फायदेमंद होगा। ठीक है। तो कल के हवाले से तो मैं ये कहूंगा, मैंने खुद भी देखा, बड़ा मुशाहिदा किया इस बात का कि इसमें कोई शक नहीं है कि कल बहुत बड़ा एक पावर शो था, और शायद ये पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा 2011 के बाद एक बहुत बड़ा जो है ना वो इवेंट था जो मीनार पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून ने किया। बाकी जहां तक बात है अभी इसमें ये बात कहने की, तो मैं समझता हूँ कि लीडरशिप जो है ना वो ज़ाहिर खानदान के अंदर भी है। पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें, पाकिस्तान में मोरिसी सियासत जो है वो हर जगह मौजूद है, से लेकर ऊपर तक, हमारे यहाँ आज़ाद कश्मीर से लेकर पाकिस्तान में, पंजाब में, सिंध में, KPK में, बलूचिस्तान में, आप जहाँ भी देखें मोरूसी सियासत है। और मोरूसी सियासत जो है उसका खात्मा बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए खात्मा, हमारे जो नौजवान हैं उनको आगे आना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी यकीनी तौर पर जो पार्टियां लोग चलाते हैं उनको फिर तकलीफ भी उठानी पड़ती है, उनको मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। तो हमारे लोग जो हैं वो उस हवाले से शायद हालात मुल्क के ऐसे हैं कि जो दरमियाने तबके का लीडर है वो ऊपर तो आ ही नहीं सकता। उसके लिए एक बड़ा सरमाया चाहिए, उसके लिए बड़ा वोट बैंक चाहिए, और यकीनी तौर पर ये जो है ये नवाज शरीफ और उनकी फैमिली में ये चीज मौजूद है कि अगर एक घराने के, अगर एक नवाज शरीफ साहब 3 दफा वज़ीर आज़म बनते हैं, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते हैं, वज़ीर आला पंजाब रहते हैं, हमजा शहबाज जो है वो पंजाब के वज़ीर आला रहते हैं, तो इन चीजों को इस तरह से देखना चाहिए कि अब मुल्क के अंदर जो है जमहूरियत में तो खानदान में भी ज़ाहिर लोग जो है ना वो एक दूसरे के खिलाफ भी होते हैं। आपको पता है जिस तरह ये असद उमर और मोहम्मद ज़ुबैर जो हैं ये अलग अलग 2 जमातों में हैं, तो वो अलग अलग सियासत भी चलती है, इख्तलाफ राय भी होता है। अब नून लीग की बात करें तो नून लीग में शहबाज शरीफ का अलग से बयानिया है, मियां नवाज शरीफ साहब का अलग से बयानिया है, मरीम नवाज का अलग से बयानिया है। ये जमहूरियत की जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये ऐसी कड़ियां हैं जिनको मिल के जो है ना पाकिस्तान के हालात को बेहतर करने की तरफ जाना चाहिए। ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त ब्रेक विद
वेलकम बैक जी। बात हो रही है नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से। वापसी पर जो उन्होंने पहली तकरीर की है उसके जो चीदा चीदा निकात हैं, अहम बातें, इंतकामी सियासत ना करने की, फिर मईशत के हवाले से भी उन्होंने एक एजेंडा पेश किया है, उस पर भी ज़रा हम थोड़ी बात करेंगे। राव खालिद साहब, ये जो बदला ना लेने वाली चीज़ है, ज़ाहिर अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको क्या लगता है ये इंक्लूसिव ऑफ पीटीआई होगी या माइनस पीटीआई होगी? सबको जो मिल बैठने की वो बात कर रहे हैं, बिठाने की, एक साथ बातचीत करने की, मुफाहिमत की, मसाइल हल करने की तरफ जाने की, ये इंक्लूसिव ऑफ पीटीआई होगा? होना तो चाहिए। अगर आप कह लें कि वो बर्दाश्त और मिलजुल के चलने की बात हो रही है और सबको साथ लेके चलने की बात हो रही है, तो वो तो फिर उसमें तो कोई माइनस नहीं हो सकता। उसमें इदारे भी होंगे, उसमें सियासतदान भी होंगे, सियासी जमातें भी होंगी, सबकी होनी चाहिए। इंक्लूसिव जमहूरियत का तो हुस्न ही इंक्लूसिविटी है, उसमें सबका होना चाहिए हिस्सा। वोटों के ज़रिए अवाम अपना हिस्सा डालते हैं, पॉलिसीज़ के ज़रिए और बाकी चीज़ों के ज़रिए सियासतदान अपना हिस्सा डालते हैं, और हुकूमत को राह पे रखने के लिए अपोजिशन अपना हिस्सा डालती है। ये पॉसिबल हो पाएगा पीटीआई को इंक्लूड करना, टेबल पे बिठाना पॉसिबल होगा? देखिए, एक तल्ख बात है जो मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में अरसा दराज से तफैली सियासत हो रही है। हर कोई दस्ते शफकत का तलबगार है। उसको ये है कि मुझे हुकूमत मिल जाए, अवाम की सपोर्ट हो ना हो। ये जब तक माइंडसेट रहेगा, उसमें फिर आप कंप्रोमाइज़ करते हैं। उसमें जब कंप्रोमाइज़ करते हैं तो फिर आप निकल के बयान देते हैं, जी मैं तो कुछ नहीं करना चाह रहा था, नैब मेरे इख्तियार में नहीं थी, फलां इदारा मेरे इख्तियार में नहीं था, ये इंतकाम मैं नहीं ले रहा था, कोई और ले रहा था। आप फिर इस तरह करना शुरू कर देते हैं। जब तक आप तो फैली सियासत का शिकार रहेंगे। दावा तो कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन जब तक हम रवैये नहीं बदलेंगे, अपने रवैयों में जमहूरियत नहीं लाएंगे, जमहूरी तरीके से नहीं चलेंगे जमातों के अंदर, मुल्क के अंदर, और एक दूसरे को स्पेस नहीं देंगे जमहूरियत के अंदर जो चाहिए, उस वक्त तक कोई नया बाब ना लिखा जा सकता है ना खुल सकता है। हाँ, हम ये रवैया पैदा करें अपने अंदर बर्दाश्त का, जमहूरियत का, और फिर आप देखें नए बाब भी लिखे जाएंगे। मुल्क एक बावकार कौम भी होगी ये जो है, और मज़ीद होगी, और मुल्क भी इंशाल्लाह तरक्की करेगा और सही रास्ते पे चलेगा। लेकिन मसला ये है कि हम फंस जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, क्योंकि हमने फेवर्स लेनी होती हैं, हमने किसी के तुफैल जो है वो हुकूमत के रास्ते चोर दरवाजे से तलाश करने होते हैं। तो उसमें फिर आप किस तरह से आप रह सकते हैं अलहदा? तो उसमें तो फिर आपको हर किस्म का कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। मिसाक जमहूरियत जैसे बात की जा रही है, मैं पहले भी कह चुका हूं, जो लंदन वाला मिसाक जमहूरियत था वो बुनियादी तौर पे एक इतराफ़ जुर्म था तमाम सियासी जमातों की तरफ से। पीटीआई उसमें नहीं थी अगरचे, बाकी सियासी जमातें जितनी भी थी उसके रहनुमा जो पीटीआई में आगे वो भी उसमें शामिल थे। उन्होंने इतराफ़ जुर्म किया था कि ये हमने गलतियां की हैं और हम आइंदा ये गलतियां नहीं करेंगे। उन्होंने आगे फिर वही गलतियां की। वो मिसाक जमहूरियत के बाद वही कुछ किया उन्होंने कि उधर आप जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद परवेज़ मुशर्रफ से बैकडोर से बात भी कर रही हैं। इसी तरह से जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उधर आप जमहूरियत कर रहे हैं। उनके कोalition भी बने 2008 में, जब आई हुकूमत पीपल्स पार्टी की नून बनी, और उसके बाद आप मेमो केस लेके सुप्रीम कोर्ट में भी काला कोट पहन के पहुँच गए, और उसके बाद सारा कुछ हुआ। अभी भी यही हुआ है। 2009 कॉन्फिडेंस से लेके अब तक आप जितना मर्जी इनकार करें, आपने फिर वही कुछ किया जो आपने मिसाक जमहूरियत में कहा था कि हम आइंदा नहीं करेंगे। तो फिर किस चीज़ का मिसाक जमहूरियत, जब आप अपने लफ्ज़ पे, अपने वादे पे, अपने दावे पे लोगों को जो यकीन दहानी कराते उस पर कायम ही नहीं रहते, और आपका जब अपना इक़्तिदार का मसला होता है तो आप सब कुछ पसे पुश डाल के आप कहते हैं कि जी ठीक है देखी जाएगी, बाद में देखेंगे, हुकूमत में आके देखेंगे क्या करना है। तो फिर इस तरह से तो चीज़ें नहीं चलती। आपको किसी असूल की बुनियाद पे खड़ा होना पड़ेगा। जब तक आप किसी असूल की बुनियाद पे खड़े नहीं होंगे, और जमहूरी असूल की बुनियाद पे खड़ा होना होगा, अवाम पे ट्रस्ट करना होगा, अवाम के वोटों के बुनियाद पे फैसले पे ट्रस्ट करना होगा और उसको मानना होगा, फिर ये मामला ठीक होंगे, फिर ये लड़ाई भी ख़त्म हो जाएगी, फिर एक नॉर्मलसी आ जाएगी सियासत में भी, और ये इंतकाम की सियासत भी दफन हो जाएगी। लेकिन हम नहीं करना चाहते। हर बंदा यही चाहता है, जब वो आता है वो कहता है कुश्तों के पुश्ते लगा दो, मुखालफिन को इस तरह दबा दो। ये पीटीआई के चेयरमैन तो अभी सियासत शुरू की थी, उस वक़्त उनकी कोई सीट भी नहीं थी,
उस वक्त भी उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही थी। चलो पीपल्स पार्टी तो एक बड़ी जमात थी, उससे खतरा था कि वो इक़्तिदार में आ जाएगी। आप छोड़ दें ये करने की बातें हैं, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। कल की तकरीर में मैं बाकी उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। वो जिस वक्त इखलाकियात का दर्स दे रहे थे कि हमारी जमात में जो इखलाकियात है वो कमाल की है, और वो बात करते करते अचानक उन्होंने कहा कि हम ख़वातीन का बड़ा एहतराम करते हैं, ख़वातीन किधर है और ख़वातीन ये, और हमारी ख़वातीन जो है वो ढोल पे नाचने वाली नहीं है। तो ये क्या इखलाकियात है? आप दूसरी जमातों की ख़वातीन को ढोल पे नाचने वाली करार दे दें बिटवीन द लाइन्स। तो ये बातें और होती हैं, अमल और होता है, ज़हन में जो चीज़ें हैं, जो दिल में है वो बाहर रही है। इनका कमाल ये है कि वो लोगों को पता नहीं चलने देते कि उनके अंदर क्या चल रहा है। जी नजमुल साकिब साहब, नवाज शरीफ साहब 3 बार वज़ीर आज़म रहे, तीनों बार उनकी हुकूमत गिरी। उन्होंने कल ये कहा कि मिलकर काम करना होगा। क्या वो ये सबक है जो उन्होंने सीख लिया है? आपको लगता है लॉन्ग टर्म अब वो सिस्टम के साथ सस्टेन कर पाएंगे? क्या 3 दफ़ा काफ़ी नहीं होती रामीन सबक सीखने के लिए? क्या चौथी दफ़ा ज़रूरी है कि वो सबक जो है वो आप चौथी दफ़ा उसको अप्लाई करें? आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे? ये हम किन बातों की तरफ यानी चल पड़े हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब एक लॉजिक की आपको बात बताते हैं, और उस लॉजिक की बात की बुनियाद पे मैं इस उम्मीद पे हूं कि इस मर्तबा अगर नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो वो कुछ नहीं होगा जो उन्होंने माजी में किया। अच्छा, कुछ नया होगा। वो लॉजिक क्या है? जरा थोड़ी मुझे आधा मिनट दीजिए। श्योर। अगर आप 10 अंडे सामने रखते हैं, मैं ये लॉजिक का भी तालिब इल्म हूं ना, जी जी, तो उसमें एक अंडा आप उठाते हैं वो ठीक नहीं है, दूसरा उठाते हैं, तीसरा, 9 के 9 अंडे गंदे हैं, तो लॉजिक आपकी ये कहती है कि 10वां भी गंदा होगा, 10वां भी रॉटन है। एक रिवर्स लॉजिक है, वो ये है कि आपने 9 देखे, वो सारे गंदे निकले, लेकिन शायद ये एक ही था जो ठीक था, तो उसको भी खोल के देख लें। तो लॉजिक ये कहती है कि नवाज शरीफ साहब अगर तो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं या उनकी पार्टी जो है वो इक्तदार में आती है, तो एक मौका और दे के देख लेना चाहिए। हो सकता है कि ये वाहिद अंडा है जो कि पकाया जा सकता है, जिसका ऑमलेट बनेगा, जो कि अच्छा लगेगा, नाश्ता अच्छा होगा। ये जो इंतकाम की बात आपने की है ना, मुझे तो जाती तौर पे समझ नहीं आई। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई कि इशारा किस तरफ था। हाँ। क्योंकि उनके इंतकाम की लिस्ट में जो लिस्ट है वो तो बड़ी लंबी है जी। क्या वो पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं? क्या वो किसी इदारे की बात कर रहे हैं? क्या वो ये पीटीआई की बात कर रहे हैं, या उस शख्स की बात कर रहे हैं जो इस वक्त जेल में है? किस तरफ कह दिया ना, सबको कह दिया एक ही सेंटेंस में, इंतकाम जो है क्योंकि पता नहीं था, और क्योंकि वो एक बहुत जय्यद किस्म के सियासतदान हैं, उन्होंने इसको गोलमोल ही रखा। तो ये बात बड़ी जरूरी है। सही। अब देखना यह है कि अगर तो इलेक्शन होते हैं, टाइम पे हुकूमत आती है कोई, तो उसमें अंदरूनी तौर पे और फॉरेन पॉलिसी के लेवल पे जो फौरी तौर पे करने वाली चीजें हैं, क्या वो होंगी कि नहीं होंगी? जो मौजूदा निगरान हुकूमत ने एक एजेंडा सेट कर दिया है, चीजें एक तरफ चलनी शुरू हो गई हैं, वो उसकी कंटिन्यूटी होगी, या नवाज शरीफ साहब ये बताएंगे कि मैं अब आ गया हूं? फॉरेन पॉलिसी में खास तौर पे 2 चीजें अगर खत्म हो जाती हैं रामीन जी, कोई नई हुकूमत आती है, सिर्फ इन 2 चीजों पे फौरी तौर पे काबू पाना है, और उसमें से नंबर 1 है महंगाई। मेरे अवाम पिस गए हैं, यकीन कीजिए, अब तो उनकी आवाज भी नहीं निकल रही। तो पहली चीज हुई महंगाई और दूसरी चीज हुई दहशतगर्दी। ये 2 चीजें हैं जिनकी तरफ के निगरान हुकूमत ने कोशिश की हुई है। आपको पता होगा ये स्मगलिंग का रोकना, डॉलर पे हथौड़े वगैरह वगैरह, बिजली चोरों के आगे पीछे भागना, और उसके बाद ये है कि फॉरेन पॉलिसी में जो एक खास किस्म की हमें नजर आया है कि जी मसलहत को देखा जाए, बजाय इसके कि एकदम से कहें जी हम अपनी फौज भिजवा रहे हैं फलस्तीन में, तो जरा देखा जाए कि माहौल कैसा है, क्या इसकी कंटिन्यूटी होगी, और क्या ये 2 चीजें जो हैं ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि बाकी सारे एजेंडे एक तरफ रहे। यकीन कर लीजिए कि जो नई हुकूमत आएगी, कोई भी आएगी। और एक और आपको इतला दूं, कल का जो शो था जी, उससे मुझे एक डाउट जो मेरे दिमाग में शक था वो दूर हुआ। क्या? आइंदा आने वाली हुकूमत एक मखलूत हुकूमत होगी। अच्छा? फुल स्टॉप। और उसमें चूंकि उन्होंने कह दिया सबसे मिलने का चलने का इंदिया दे दिया, तो मखलूत हुकूमत तो आपकी बिल्कुल यूं समझिए कि नविश्ता दीवार है।
एक मसला है सिर्फ उसमें कि वो जो इस वक्त जेल में है, उसने पहले 4 साल जो उसके इक़्तिदार में रहे, उसने किसी से बैठ के बात नहीं की। उसने सोलो फ्लाइट की और सोलो फ्लाइट पे ही बिलीव करता है। मुझे अब ये शक है, मुझे कुछ थोड़ा सा जो है ना वो भरोसा नहीं है इस बात पे कि अगर ये ग्रैंड किस्म की जो रेकन्सिलिएशन प्रोसेस शुरू हुआ है, जिसका कि इंडिया नवाज शरीफ साहब ने भी कल दिया कि सबको मिलके बैठना चाहिए, तो क्या पीटीआई के चेयरमैन उस महफिल में बैठेंगे? तायीद करना तो बाद की बात है, क्या वो उस महफिल में बैठेंगे जिसमें कि नवाज शरीफ साहब बैठे हैं, आसिफ अली जरदारी? याद है आपकी वो उन्होंने कि तुम मेरी शिस्त में हो, मेरी बंदूक की नाल तुम्हारी तरफ है। तो उसमें देखना अब यह है कि क्या ये ग्रैंड अलायंस जो बनने जा रही है, मखलूत हुकूमत के जो खदोखाल तैयार हो रहे हैं, उसमें जो एक मेन कैरेक्टर है जो कि इस वक्त जेल में है, उसको किस तरह से राजी किया जाएगा? शेख रशीद साहब कहते रहे कि मैं कोशिश करूंगा ये वो। उस शख्स को जो लोग जानते हैं उनको ये पता है कि ये अकेला ही आएगा, अकेला ही रहेगा, और अगर कोई चेंज आना है, वो आपने कहा ना कि कोई नया सियासी चेंज, तो मेरे नजदीक ये चेंज होगा कि इमरान खान साहब भी उस महफिल में मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि चलिए हम सब मिलके एक साथ चलते हैं। चलें देखते हैं, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एमडी साहब, मखलूत हुकूमत बनते देख रहे हैं आप? क्योंकि पीपल्स पार्टी तो अब तनकीद करती नजर आ रही है ना नून लीग में। पहले तो उन्होंने ये कहा कि जी नवाज शरीफ एक शख्स की वजह से इलेक्शंस को डिले किया जा रहा है। फिर कल की तकरीर पर भी उन्होंने तनकीद की, कह के कि जी इलेक्शंस की तो उन्होंने कोई बात ही नहीं की, इलेक्शन कमीशन पर डाल दिया, जब वो डेटा अनाउंस करेंगे तब इलेक्शन होंगे। तो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी भी मिल बैठने को तैयार होगी नून लीग के साथ? पीटीआई को तो चलें छोड़ें। देखें जी, बिल्कुल ये बात नजमुल साकिब साहब की जो मुझे भी नजर आ रही है कि आने वाले इलेक्शन के बाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर फेडरल सतह पे भी एक मखलूत हुकूमत होगी। अच्छा। और उसमें मेन जो शेर है वो मुस्लिम लीग नून का होगा। और प्राइम मिनिस्टर के हवाले से तो मैं बात नहीं करता, कल स्टेडियम में मीनार पाकिस्तान में नारे तो लगे हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, ठीक है। इसके अलावा पंजाब का सेटअप भी आपको पता है, इंशाल्लाह ये जो वक्त आने वाला इलेक्शन में वो चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन ये बात जो है ना वो अभी मैं उसके हवाले से यही बात करूंगा कि आने वाले वक्तों में ये मंजर नजर आ रहा है कि हमारी जो है ना पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो मखलूत हुकूमत होगी। अच्छा। और पीपल्स पार्टी के अभी जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं फैसल करीम पुंडी साहब, उनका भी बयान जो है ये नवाज शरीफ के खिलाफ आया है कि एक मुजरम को प्रोटोकॉल दे के स्टेडियम में उसमें पाकिस्तान में लाया गया है। तो ये तो ज़ाहिर सियासत में बयानात जो है ना, इससे पहले आप पूरी तारीख उठा के देख लें, वो सारी चीजें हैं कि मैं इसका पेट फाड़ूंगा, इसको ये सारी चीजें चलती रहती हैं। और जब मुफाहमत की बात आती है तो अभी नवाज शरीफ साहब ने कल की तकरीर में भी ये कहा है कि मैं सोलो फ्लाइट जो है ना उससे निकल गया, अब इज्तिमाई सोच की तरफ जाएंगे हम और उसमें लोग बैठेंगे। तो मेरा जो वजदान कह रहा है उसमें यह है कि पीटीआई की लीडरशिप भी होगी और वो सेकंड लीडरशिप मैं जो देख रहा हूँ उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ये रोल प्ले करेंगे। अच्छा। और इसमें मुफाहमत के जो दायरा बनेगा उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब का रोल होगा। बाकी जो है ना वो चेयरमैन पीटीआई उनके बारे में तो मैं बात नहीं करूंगा, वो ज़ाहिर उनका पार्टी का मामला है, वो बेहतर समझते हैं उसको किस तरह करना है। लेकिन एक जो है ना मुफाहमत की बात है, देखिए मोहतरमा, बात यह है कि हमने बहुत सारे हालात देखे हैं पाकिस्तान के अंदर, माजराई ने और लड़ाई ने और इंतकाम की सियासत ने बहुत सारा नुकसान कर दिया है। चाहे वो के दायरे, आप सियासत की बात करें, सियासत में इंतकाम नहीं है, सियासत में माजराई नहीं है। आप बाकी अदारों को भी देख लें, उनकी हालत भी अभी चंद माह पहले तक और इससे पहले भी जो आपने देखा है, मैंने देखा है, उसमें माजराई और इंतकाम नजर आया है। एक दूसरे लाइकिंग और डिसलाइकिंग का जो हमारा मेयार है उसकी वजह से बहुत सारी चीजें लूज की हैं। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगा कि हमें उन चीजों से निकलना चाहिए। जिस तरह अभी राव खालिद साहब ने कहा कि इसमें नवाज शरीफ साहब अगर 3 दफा उनको जो है ना जख्म लगे हैं तो अब वो कहते हैं कि मैं मुफाहमत की सियासत करूंगा, मैं इंतकाम की सियासत नहीं करूंगा, मैं मसला कश्मीर को भी हल करूंगा, अवाम के मसाइल जो है गुर्बत का खात्मा भी करूंगा। ये उन्होंने नकात में ये बात की है। तो ये चीजें पाकिस्तान के, अगर पाकिस्तान के मुफाद को देखना है, पाकिस्तान के अवाम के मुफाद को देखना है,
महंगाई को कम करना है, गुर्बत को कम करना है, तो उसके लिए फिर अपने सीने पे पत्थर रखना होगा। और अपने सीने पे पत्थर रख के फिर जो आपका पसंदीदा सियासतदान है उससे भी बात करनी होगी, और जो जिसको आप नहीं पसंद करते हैं उससे भी बात करनी होगी। मुफाहमत यही है, इसमें ये नहीं है कि मुफाहमत के लिए मैं चंद जो बंदे अपने मंजूर नजर है या मेरे जो पसंद है उनको मैं बिठा के बात करूं, तो फिर उसमें एहसास महरूमी जो है एक पार्टी का वो रहेगा, और वहां से फसाद फिर उठेगा, और फिर पाकिस्तान जो है उसमें मसाइल पैदा होंगे। सही बात है। नाज़रीन, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे अब आफ्टर ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। नवाज शरीफ की तकरीर के अहम निकात हम डिस्कस कर रहे हैं। राव खालिद साहब, ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब ने कल मईशत की बात की, और ज़्यादातर हमने देखा कि वो कंपैरिजन 2017 से कर रहे थे। 2017 से 18 में जो शाहिद खाकान अब्बासी की गवर्नमेंट थी उसमें उसकी भी उन्होंने कोई बात नहीं की। फिर वो इंडिकेटर्स भी नहीं बताए जो 2022 में शहबाज शरीफ की प्राइम मिनिस्टरशिप के तहत हमने जिस तरह के इंडिकेटर्स देखे। ज़ाहिर है इस वक्त अभी तक वो इम्पैक्ट बाकी है आवाम के ऊपर, उसकी बात भी नहीं की। आपको लगता है रोड मैप मिसिंग है? अभी जो उन्होंने जितनी बातें की हैं, जो कुछ उन्होंने करने का अयादा किया है, वो सारी वही नॉर्मल बातें हैं कि जी यही जो सारे सभी आके यही बातें करते हैं कि जी पाकिस्तान को IT पावर बनाना है, ज़राअत की इनकलाबी इस्लाहात करनी, बरामदात बढ़ानी है। मौके तो उनको कहीं मिले, फिर क्या हुआ? मैं यही एग्जैक्टली यही बात कहना चाह रहा था कि 70 साल में कौन सा नया मुआशी चैलेंज हमारे सामने है? वही वाले हैं। क्या हमने दुरुस्त करने की कोशिश की, कोई ऐसी पॉलिसी दी, कोई ऐसी चीज़ की कि वो सस्टेनेबल तरीके से हम आगे बढ़ सके, आगे चल सके? तो वो कुछ भी नहीं हुआ। वो तो उसी तरह सारा कुछ चल रहा है। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा चैलेंज रिसेंट हिस्ट्री में आया है वो कोरोना के दौरान था, जहाँ पूरी दुनिया की इकॉनमीज इफ़ेक्ट हुई, पूरी दुनिया में प्रॉब्लम्स आई, और एनर्जी वो सप्लाई का सुपर साइकिल जो था वो डिस्टर्ब हुआ, और उसकी वजह से दुनिया भर में महंगाई भी हुई। उसको हमने टैकल किया। मेरा ख्याल है वो एक पाकिस्तान की तारीख में आप कह सकते हैं कि एक ऐसा चैलेंज था जिसको पाकिस्तान ने सबसे मौसर, मिस्र और पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, जिन्होंने सबसे मौसर तरीके से उसको टैकल किया जी। उसके बाद दुनिया भर में रिकवरी हो रही है, अफरात-ए-ज़र नीचे जा रही है, मामला बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान में ये जो सुपर साइकिल है महंगाई का और सप्लाई का, ये ख़त्म होने में नहीं आ रहा। हमारे यहाँ ऐसा कौन सा काम हो रहा है, मुझे तो समझ नहीं आई। मैं तो हमारे इक़्तिसादिया से भी पूछा है क्योंकि मुझे समझा दे कि पाकिस्तान में अफरात-ए-ज़र बढ़ रही है, खित्ते में भी कम हो रही है, दुनिया में भी कम हो रही है, और 2-3 साल से ये ट्रेंड चल रहा है। पाकिस्तान में ऐसा क्या हो रहा है कि पाकिस्तान में महंगाई काबू में नहीं आ रही? तो ये पहले तो उस बीमारी को ढूंढना पड़ेगा ना कि बीमारी है क्या बुनियादी तौर पे, फिर उसका इलाज होगा। और ख़ास तौर पे जो 16 महीनों में जो कुछ हुआ है, ठीक है आप डाल दें IMF के वजह से PTI ने जो उनके साथ मुआहदे किए थे उसमें गड़बड़ थी, ये हर गवर्नमेंट ये करती है। उन्होंने जो पिछली गवर्नमेंट ने जो IMF के साथ किया था उसकी वजह से हो गया, कर्ज 60,000 से 70,000 अरब हो गए, और इस तरह ये सारा कुछ आप करते रहे। लेकिन आपके खित्ते में आए बांग्लादेश में लिया IMF का पैकेज, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके तो इन्फ्लेशन कोई 9 से अब 7 पे आ गई है, शायद नीचे 2-3% नीचे आई है। इसी तरह श्रीलंका का आपने देखा ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट हो गया, वहाँ राइट्स शुरू हो गए, वो रिकवर कर गए हैं। तो हमारे पास तो ऐसा कोई नहीं था मसला, ना कोई डिफ़ॉल्ट का था, वो ठीक है नारा इशारा ज़रूर लगा उसमें कि डिफ़ॉल्ट हो रहा है। मसला ये कि आप जो मेंटेलिटी है आपकी वो क्या है? अगर तो आप कमीशन एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, आपने ये देखना है कि कौन से प्रोजेक्ट करूंगा तो मुझे कमीशन ज़्यादा मिलेगा, कौन से करूंगा तो उसमें नहीं मिलेगा। अवाम की बेहतरी के प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, मेरी बेहतरी के प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, मेरी सियासत किस प्रोजेक्ट से लैपटॉप से ज़्यादा बेहतर चलेगी या ह्यूमन डेवलपमेंट से ज़्यादा बेहतर चलेगी। तो वो जब आपकी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो ठीक नहीं होंगी तो उसमें मसाइल रहेंगे। आप जब अपनी ज़ात और अपनी सियासत के हवाले से फ़ैसले करेंगे तो उसमें ठीक फ़ैसले नहीं होंगे। मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ साहब जिस चक्की से गुजरे हैं तो उसके बाद वो उनको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए। एक तो बहुत बुनियादी बात जो उनके अंडरस्टैंड करने की है कि ये पाकिस्तान 2023-24 का पाकिस्तान ये बिल्कुल डिफरेंट पाकिस्तान है।
जिसमें यूथ बल्ज है, जिसमें आपके पास 1.5-2 करोड़ नए वोटर्स यंग एज के हैं और आपकी 30-40% आबादी, 60% आबादी आपकी 40 से बिलो है। उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके ख्यालात हैं, सोचने वाली पॉपुलेशन है, वो भेड़ों की तरह चलने वाली नहीं है, भेड़ चाल पे चलने वाली नहीं है। उनकी एक्सेस है सोशल मीडिया तक, इंफॉर्मेशन तक, वो एनालाइज करते हैं, वो लॉजिक के साथ बात करते हैं और जज्बाती हो के किसी चीज़ के पीछे नहीं जाते। तो इसलिए उसको एड्रेस करना सबसे बड़ा चैलेंज होगा मुस्लिम लीग नून जैसी जमात के लिए, जो कि अभी तक मुझे लग रहा है कि वो पुराने तरीके से चलने की कोशिश कर रही है। वो अपने आप को नए सांचे में ढालने की कोशिश नहीं कर रही। वो वही दावे नारे, ये लैपटॉप दे देंगे, ये रोटी सस्ती कर देंगे, ये इस तरह कर देंगे। आप लोगों को ह्यूमन डेवलपमेंट करें, आप लोगों को जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ दें, आप अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाएं, फैलाएं, चलाएं, आईटी की इंडस्ट्री को फ़रोग़ दें, तो उससे जॉब जनरेशन जो होगी, लोगों की जेबें जब भरेगी, उनको महंगी चीज़ का भी मसला नहीं होगा अगर महंगाई भी होती है। लेकिन मसला ये है कि आप लोगों का तुमू का पिछले 16, 18, 20 महीने में नवाला तक छीन लिया गया है। तो आप किस तरह से सारे मामलात को एड्रेस करेंगे, बहुत बड़ा चैलेंज है। मियां साहब अगर हुकूमत में आते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। रवायती चीज़ों से वो ठीक नहीं होगा, ना कर्ज लेके ठीक होगा, बल्कि जो उनकी सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है उनको उस पर हथौड़ा मारना पड़ेगा, और वो है ताजर। उनसे उनको सेल्स टैक्स, उनको टैक्स नेट में लाना पड़ेगा, उनसे आपको टैक्स रिकवरी करनी पड़ेगी और उनको कायल करना पड़ेगा कि आप लोग टैक्स नहीं देंगे तो ये मुल्क नहीं चलने लगा। जहां मुल्क का नुकसान होगा, आपका उससे ज्यादा नुकसान होगा, आपकी आइंदा नस्लों का नुकसान होगा। तो आप अगर वोट बैंक महफूज करने के चक्कर में पड़ गए तो फिर तो आप उसी विशिष्ट सर्कल में घूमते रहेंगे और कुछ भी नहीं होगा। हम फिर 5 साल बाद अगला कोई आने वाला दावा कर रहा होगा कि मैं आपकी काया पलट दूंगा, वो नए सब्ज बाग लेके आ जाएगा। बस ये सर सब्ज बाग ही हम देखते आ रहे हैं, अभी तक हम उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन, कोई प्रैक्टिकल हम देख नहीं सके ना, उसके कोई फ़वाइद। नजमुल साकिब साहब, ज़ाहिर पुराने तरीक़ों की बात कर रहे थे राव खालिद साहब के, अभी नून लीग उसी पर है। पुराने तरीक़ों से 2013-2017 की जो गवर्नमेंट चलाई थी नवाज शरीफ ने, उसकी कारकर्दगी पर अगर आप कुछ शॉर्ट तजिया कर सकें, और फिर क्या वाकई पीटीआई की इकनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से डेंट लगा इकॉनमी को, जो कि आज हम इस हालात पर हैं, और इन हालात को रिवर्स करना क्या नून लीग के बस की बात है? कतई तौर पे नहीं है। ये जो मेरे सामने पड़े हुए हैं ना जी 9 नुकात, जिनका अभी राव साहब ने जिक्र किया, आपने भी कुछ इशारा किया, मुझे वो 6ठी जमात में याद आ गया कि मुगलों के जवाल के असबाब, तो वो हमने रटे हुए थे और हमें पता था कि ये सवाल तो पक्का माशरती उलूम में आएगा ही आएगा। बिल्कुल। ये मुझे ये बताइए कि इन 9 में से कौन सी ऐसी चीज है जो कि हमें आज से 10 साल पहले नहीं पता थी? हाँ। कौन सी ऐसी चीज है जो पीटीआई की हुकूमत में नहीं पता थी? और कौन सी ऐसी चीज है जो कि नवाज शरीफ साहब के 3 अदवार जो गुजरे उसमें नहीं था? देखिएगा, सरकारी और इंतजामाती अखराजात में कमी, टैक्स इस्लाहात, बरामदात में इजाफा, आईटी में इनकिलाब, बिजली गैस की कीमतों में कमी, खसारे वाले सरकारी इदारों की इंतजामकारी, ये सारा कुछ मुझे ये बताइए। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा देख लीजिए पाकिस्तान में किसी भी वक्त, आईटी की बात जरा नई है चूंकि कुछ बरस हुए हैं, इसके अलावा जितनी बातें भी हैं वो आपको लगेगा कि हर शख्स ने, हर सियासतदान ने आके बात की, हत्ता कि जो हमारे मिलिट्री रूलर्स थे उन्होंने भी इन्हीं चीजों की बात की। हुआ कि नहीं हुआ, ये सवाल है। लेकिन अभी जो मुझे लग रहा है ना, जो फर्क है, देखिए उस्ताद का काम है सबक याद करवाना। हाँ। ये पॉइंट्स जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि उस्ताद ने अपना सबक याद करा दिया है। अब उस स्टूडेंट ने कमरा इम्तिहान में जाके पर्चे देने हैं। अब उस पे जो है उस्ताद का तो इख्तियार नहीं होगा, वो तो सिर्फ उम्मीद करेगा, दुआ करेगा कि जो सबक पढ़ाया गया है उसी के मुताबिक पर्चे आएंगे। और मजेदार बात यह है कि ये पर्चा पहले ही आउट हो चुका है, पता है कि किस तरह करने वाले पे अब डिपेंड करता है। मौजूदा एजेंडा क्या इससे कोई मुख्तलिफ है जो निगरान हुकूमत का है? मुझे ये बताइए, या किसी और हुकूमत का मुख्तलिफ था? तो बॉटम लाइन क्या निकली कि ये सारी चीजें बार बार इसलिए आ रही हैं कि किसी भी हुकूमत ने, पाकिस्तान की तारीख में किसी भी हुकूमत ने इन चीजों की तरफ तवज्जो नहीं दी। टैक्स ले लीजिए, मुझे ये बताइए
8वीं जमात के बाद स्टूडेंट से पूछें कि भाई हमारे मुल्क के बुनियादी मसाइल क्या, वो कहेगा ये टैक्स नहीं लोग देते। हाँ। तो ये कोई नई चीज है? ये नई चीज नहीं है। नई चीज रामीन उस वक्त होगी अगर इन एजेंडों में आपने दहशतगर्दी भी शामिल कर ली, और ये सारा कुछ महंगाई से रिलेटेड है ना ज्यादातर, और आपकी जो फॉरेक्स की सिचुएशन है वो बेहतर होगी। इसमें फॉरेन पॉलिसी नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे जो हैं ये इंतजामी अमूर जिसको हम गवर्नेंस कहते हैं, हमारे पाकिस्तान में मसला ही बुनियादी गवर्नेंस का है। आपको एक सीट पे बिठाया जाता है, आप अपने यानी जो करीबी रहने वाले उनको नवाजते रहते हैं, और उसके बाद जो अवाम है फिर से यानी एक दफा उस चक्कर में आ जाती है, उस विशियस सर्कल में। मेरी दुआ है कि सियासतदान इस वक्त वाकईतन इस कड़वे घूंट को पिएं। ठीक है, जरदारी साहब हो जाएं, आप उसमें इमरान खान हो जाएं, उसमें आप नवाज शरीफ को ले लें, उसमें मौलाना साहब को ले लें, सारे लोग इस कड़वे घूंट को एक तरफा पी लें कि हम सब ने मिलके हुकूमत बनानी है, मिलके चलना है, और हिस्सा बकदरे जुस्सा आपको मिल जाएगा। 2 मिनिस्ट्रियां आपकी, 4 आपकी, 6 आपकी। असल बात यह है कि जो उसके बाद शुरू होगी, क्या आप सारे मिलके एक मखलूत हुकूमत में इस बड़े से एजेंडे पे काम कर सकते हैं कि नहीं? मैं इंतजार करूंगा कमरा इम्तिहान का, और देखूंगा कि ये पर्चे जो हैं उस तरीके से किए जाते हैं, उस तरीके से लिखे जाते हैं जिस तरीके से के सबक पढ़ाया गया। सही बात है, अटेम्प्ट करना भी ठीक से ज़रूरी है ना। एमडी साहब, ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब ने जो एक चार्जशीट पेश की, उन्होंने कहा कि जी महंगाई बहुत है, बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। असद कैसर साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ की तकरीर अपने ही भाई के ख़िलाफ़, जो 16 माह की हुकूमत थी उसी के ख़िलाफ़ चार्जशीट है। आप अग्री करते हैं इस बात से? एक बिल भी आपने देखा होगा, बिजली का एक बिल उन्होंने लहराया कि इसमें 2017 में इसमें 1700 कुछ रुपए इसका इतने यूनिट्स की लागत थी, और आज जो है ना वो 15,826 रुपए इसकी लागत आ गई है। तो उसमें जाहिर है कि वो अपनी बात कर रहे हैं 2017 से, और 2017 के बाद जो हालात हुए हैं, अभी ये नजम साकिब साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की है कि उस्ताद जो है उन्होंने सबक तो रिटाया है, लेकिन कमरा इम्तिहान में जाके बैठ के क्या हल करना ये तो शागिर्द पे डिपेंड करता है। हमने तो माजी में देखा है कि उस्ताद जो थे वो बड़े मेहरबान थे, उन्होंने बहुत कुछ सबक पढ़ाया था, और उससे ये भी निकला था कि हम 50 लाख घर बनाएंगे, हम करोड़ों नौकरियां देंगे, बाहर लोग आके पाकिस्तान में जो है ना वो जॉब्स उनको मिलेंगी। लेकिन यह है कि वो मुकम्मल तौर पे वो जो शागिर्द थे वो उसमें फेल हो गए। अब ये है कि ये तो 21 अक्टूबर का जलसा जो है, इसमें उनकी ज़ाहिर है कल भी उन्होंने इसका इज़हार भी किया कि मैं 6 साल के बाद तकरीर कर रहा हूँ। तो मुझे तो तवक्को है और उम्मीद भी रखनी चाहिए कि हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि हमें एक दूसरे की टांगें खींचने की बजाय एक दूसरे का हाथ पकड़ना चाहिए, और हाथ पकड़ के अगर हम चलेंगे, एक साथ बनाएंगे, तो एक साथ बनाएंगे तो पाकिस्तान ही ऊपर आएगा, पाकिस्तान के अवाम को उसका फायदा होगा। सियासत जो है आप देखेंगे, अगर ये मिसाके जमहूरियत करते हैं, जिस तरह खालिद साहब ने कहा कि एतराफ़ जुर्म था कि हमने जो माजी में गलतियां की हैं उससे बड़े नुकसानात हुए हैं। अभी अगर फिर से एक जो वो जिस तरह है ना कि मोमन जो है वो एक सुराख से बार बार नहीं डसा जाता। अब मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि इन सब को, अब 5 साल की हुकूमत होती है फेडरल गवर्नमेंट की, ठीक है, वो आइन के तहत जो है 5 साल के, आप देखें 5 साल कोई भी बंदा अगर आया है वोट के जरिए आया है, जिस तरह से उसको लोगों ने इलेक्ट किया है या हुकूमत में आ गया, उसको काम करने का मौका दें, और उसके 5 साल के बाद फिर आ जाए, फिर दूसरा जो बेहतर है वो उसके बाद उसको मौका मिल जाएगा। ये इस तरह हम एक दूसरे के इसमें बंदर बांट, जो इक़्तिदार में बंदर बांट है, उसके नताइज भी कोई इतने अच्छे नहीं निकले हैं। उसकी पार्टियां जो है वो अभी पिछली हुकूमत में आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो साहब जो है वो वज़ीर ख़ारजा थे पाकिस्तान के, और वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ कभी कभी कोई बयान ऐसा उनके खिलाफ दे दिया करते थे, तो जिससे जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट जो है उसकी जो ताकत है उसका जो, लेकिन जरार साहब यही चीज़ तो फिर पीटीएम ने भी की ना, जो पीटीआई की हुकूमत जिस तरह गिराएगी नो कॉन्फिडेंस मोशन के। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, वो हालात के मुताबिक उन्होंने जो भी किया वो भी आइंदा के लिए इसको मिसाल नहीं बनाना चाहिए, और इसमें हमें जो भी जमात जितने ज्यादा वोट लेके आती है, जितनी ज्यादा सीटें लेके आती है, उसको जमहूरी तरीके से अपनी हुकूमत बनाने का हक मिलना चाहिए, और उसके बाद उसको परफॉर्म करने का मौका मिलना चाहिए।
लोगों के लिए वो क्या एजेंडा लेके आते हैं। अगर लोगों की वो बेहतरी और भलाई करेंगे तो लोग उनको फिर जो है ना वो लेके आएंगे। अगर वो लोगों की भलाई और बेहतरी नहीं करेंगे, जो बात यहाँ करने की है वो ये है कि अभी पाकिस्तान जिस मुश्किल सूरत हाल में है उसमें यही है कि सब हमारे जो जितने भी कौमी लीडर्स हैं उनको दानिशमंदी का मुजाहरा करना चाहिए, उनको अपने आवाज पे कंट्रोल रखना चाहिए, जज्बात पे कंट्रोल रख के मुल्क के लिए सोचे, अवाम के लिए सोचे। ठीक और है। उसमें अदारों के बारे में भी उनकी जो है ना वो आइन के तहत, अभी आइन के अंदर रह के जो भी अदारा है उसकी जो ड्यूटी है, जो जिम्मेदारी है वो उसकी करनी चाहिए। अभी बिल्कुल एक ठीक है, बिल्कुल ठीक है, टाइम खत्म हो गया है। नाज़रीन देखते हैं, नौनिकाती एजेंडा तो आ चुका है, इस पर इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक होती है आने वाला वक्त ही बताएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।